हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में जो बायोलॉजी विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था कवकों का आर्थिक महत्व, तो उसी क्रम में आज के वीडियो में भी कवकों का आर्थिक महत्व ही है, जिसमें से कवकों की लाभदायक क्रियाएं में से कुछ पॉइंट्स इसके पहले के वीडियो में कवर किए गए थे और कुछ रह रहे थे। उन बचे हुए पॉइंट्सों को आज हम कवर करते हैं यानी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं लाभदायक क्रियाएं के बाद फिर हानिकारक क्रियाएं भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक वस्तु की दो पहलू होते हैं, यानी एक कोई भी वस्तु है उसके लाभदायक क्रियाएं और हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि वो लाभ पहुंचाने के साथ साथ हानि भी पहुंचाती ही है। तो देखिए उसी क्रम में आज जो हमारा लाभदायक क्रियाओं में पहला पॉइंट है वैज्ञानिक अन्वेषण में, यानी जो हमारे कवक हैं उनका प्रयोग अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा विज्ञान में कई खोजों के लिए भी प्रयोग किया गया है। विज्ञान को समझने के लिए कवकों में उपस्थित कोशिकाओं का अध्ययन किया गया है, जिससे कोशिका अध्ययन में सुविधा गई है। यानी वैज्ञानिक रूप में देखा जाए तो कवक अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनको कोशिका विज्ञान, जो हमारा कोशिका का विज्ञान है, आनुवंशिकी, जैव रासायनिकी तथा आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में कवकों का प्रयोग अनेक खोजों के लिए किया गया है। यानी हमारे विज्ञान को और ही सुविकसित करने के लिए, विज्ञान को अधिक विकसित करने के लिए उसमें निरंतर खोजें होती रहती हैं। उन खोजों में से जैसे कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव रासायनिकी, आणविक जीव विज्ञान, यानी इस प्रकार की जो ये विज्ञान हैं, इन विज्ञानों में कई अलग अलग खोजों के लिए भी कवकों का प्रयोग किया गया है। और आज भी कई खोजें लगातार होती रहती हैं। उन खोजों में भी, उन अन्वेषणों में भी कवकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कवक हैं वो हमारे विज्ञान को सुविकसित करने में भी अहम योगदान दिया है और देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट किण्वित भोज्य पदार्थों के निर्माण में। देखिए कुछ हमारे इस प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको किण्वन क्रिया के द्वारा पहले किण्वित किया जाता है, फिर उनको तैयार किया जाता है। किण्वन क्रिया क्या होती है कि जब इसमें कवकों को मिलाकर के रख दिया जाता है इन पदार्थों को बनाने के लिए, जो इनकी कच्ची सामग्री होती है, उस कच्ची सामग्री में कवकों यानी ईस्ट को मिलाकर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो कच्ची सामग्री है उसमें CO2 का निष्कासन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसमें सरंध्र हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे हल्के हल्के छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण वो वस्तु अधिक मुलायम और हल्की बनती है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं। अनेक प्रकार के किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, कांजी, भटूरे, जलेबी, यानी ये जो मटेरियल्स हैं इनको बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है, चावल के आटे या मैदे का आटा। तो इस जो ये आटा है, इस आटा को गूंदने से पहले यानी लगाने से पहले इसमें ईस्ट या कवक यानी कवकों को मिला दिया जाता है, जिसमें मेनली जो आपका ईस्ट होता है, जैसे हिंदी में खमीर कहते हैं, इसको मिला दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इन मटेरियल को बनाने से पहले इनका जो आटा है मिलाकर रख देने से, खमीर मिलाकर रख देने से कुछ समय पश्चात आटे में हल्के हल्के छिद्र हो जाते हैं, और वो छिद्र के कारण आटा मुलायम और इससे बनी खाद्य सामग्री हल्की होती है। तो देखो इडली, डोसा, कांजी, भटूरे, जलेबी आदि के निर्माण में कवकों का प्रयोग किया जाता है। यानी किण्वित खाद्य पदार्थ, ये ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको किण्वन क्रिया के द्वारा पहले किण्वित किया जाता है, उसके बाद तैयार किया जाता है।
तो किण्वन क्रिया करने के लिए इनकी कच्ची सामग्री में खमीर यानी या ईस्ट कवक को मिलाया जाता है, जिससे ये पदार्थ हल्के और मुलायम बनते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, मृदीय गुणवत्ता बढ़ाने में। देखिए मृदा जो है, मिट्टी है, उस मिट्टी के जो कण हैं वो कण जो हमारे कवक हैं उन कवकों के साथ संबद्ध होते हैं। यानी कवक जब मिट्टी की ऊपरी सतह पर उगते हैं या अनुकूल परिस्थितियों में उपस्थित होते हैं तो उन कवकों के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह के जो कण हैं वो संबद्ध हो जाते हैं, और संबद्ध हो जाने के बाद कुछ समय के पश्चात वो कवक जब नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी के ऊपरी सतह की जो कण हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार आता है। यानी मिट्टी की ऊपरी सतह पे ह्यूमस का निर्माण हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो देखिए दिया है कि एप्सीडिया, म्यूकर, राइजोपस और फ्यूजेरियम जैसे कवकों की प्रजातियां मृदीय कणों की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं। यानी जो ये कवकों के नाम दिए गए हैं, एप्सीडिया, म्यूकर, राइजोपस और फ्यूजेरियम, ये जो कवक हैं इनकी जो प्रजातियां हैं ये मिट्टी के ऊपरी सतह पर मिट्टी के कणों के साथ संबद्ध रहती हैं और ह्यूमस का निर्माण करती हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो ये तीसरा पॉइंट था आज के वीडियो को। अब आते हैं, देखिए चौथा पॉइंट, प्रतिजैविकों के निर्माण में। प्रतिजैविक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं, यानी इनको इंग्लिश में एंटीबायोटिक्स। ये जो प्रतिजैविक हैं ये किसी प्रकार की जो डिजीज यानी बीमारियों की जो दवाइयाँ निर्मित की जाती हैं उन दवाइयों में इनको मिश्रित किया जाता है, जिससे वो दवाइयाँ जो होती हैं हमारे शरीर में पहुँचते ही तुरंत अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती हैं, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ कहते हैं। इसी कारण जब प्रतिजैविक उसमें मिश्रित होते हैं तो वो दवाइयाँ शरीर में पहुँचते ही तुरंत हमें आराम दिलाती हैं, क्योंकि वो अपना प्रभाव शरीर में पहुँचते ही दिखाना शुरू कर देती हैं, जिससे हमें जल्दी से आराम मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए पेनिसिलियम नोटेटम जो था ये हमारा क्या है? फंजाई है, यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम ये कवक है। इस कवक के द्वारा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया था। यानी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन प्रतिजैविक, ये पेनिसिलिन पूछा जाता है एक नंबर में कि पेनिसिलिन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम प्रतिजैविक का निर्माण किया था। तो ये तो सर्वप्रथम वाला पेनिसिलियम हो गया। इसके बाद बहुत सारे कवकों के द्वारा और भी अनेक प्रकार के प्रतिजैविकों का निर्माण किया जा रहा है और इन प्रतिजैविकों को औषधियाँ बनाने में मिश्रित किया जाता है। यानी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो बनाई जाती हैं उनमें ये एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक मिश्रित किए जाते हैं, जिससे क्या है प्रतिजैविकों के आविष्कार के बाद से यानी कवकों के द्वारा प्रतिजैविकों के निर्माण से चिकित्सा जगत में अनेक यानी अभूतपूर्व सहयोग मिला। किससे क्या हुआ? चिकित्सा में काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि चिकित्सा जगत में एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कवक मूलों में। मूल माने आप जड़ होते हैं, रूट जिन्हें कहते हो। तो कवक जो है कवक मूलों में, देखिए पहले कवक मूल क्या होते हैं फिर आसानी से समझ में आ जाएगा कि अनेक अनावृत बीजी पौधों की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। इस सहजीविता को कवक मूल कहते हैं। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उन अनावृत बीजी पौधों की जड़ों में कवक उपस्थित रहते हैं, और वो भी किसके रूप में? सहजीवी के रूप में। सहजीवी का मतलब होता है दो जीव एक साथ रहते हैं, दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों ही जीव एक दूसरे से लाभ
प्राप्त करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स आपको देखा जाए तो हम जूलॉजी में बता रहे हैं आपको कि बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये सहजीविता का कि बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है, क्योंकि बगुला को भी लाभ होता है भैंस की पीठ पर बैठ करके और भैंस को भी लाभ होता है। देखिए किस प्रकार बगुला जो है वो भैंस के शरीर में उपस्थित अनेक प्रकार के जो कीट हैं जैसे जूं, पिस्सू आदि को भक्षण करता है, जिससे बगुला का पेट भरता है और भैंस के शरीर पर अनेक प्रकार के जीव क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं जब बगुला खा लेता है, जिससे भैंस के शरीर की सफाई हो जाती है। इसलिए बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है और दोनों के बीच सहजीविता का संबंध होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो कवक है ये सहजीवी के रूप में रहते हैं। जो हमारे अनावृत बीजी पादप हैं उन पादपों के शरीर में उनकी पादपों की जड़ों में जो कवक हैं वो रहते हैं। तो कवक क्या होते हैं, ये पौधे को मृदा से अवशोषित पोषक पदार्थों को प्रदान करते हैं और कवक पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार पौधे को मृदा से पोषक तत्व मिलते हैं और कवकों का भोजन मिलता है, तो दोनों का लाभ होता है। इस प्रकार दोनों ही जीव सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। तो अनेक आवृत बीजी पौधों की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा बगुला भैंस के उदाहरण से सहजीवी और या सहजीविता क्या होता है। फिर एक बार देखते हैं, यानी दो जीव परस्पर साथ रहते हैं और दोनों ही जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस संबंध को सहजीवी या सहजीविता यानी जो जीव है वो सहजीवी और इस संबंध को सहजीविता कहते हैं। तो देखिए इसमें लाभ क्या होता है कि कवक मृदा से पोषक पदार्थों को ग्रहण करके पौधों को प्रदान करते हैं, क्योंकि पोषक पदार्थ मिट्टी में होते हैं और कवक जो हैं वो जड़ों की यानी जड़ों पर उपस्थित होते हैं, मूल पर हेयर्स पर यानी जो मूल रोम होते हैं उन पर उपस्थित होते हैं, मूलों में उपस्थित होते हैं। तो कवक मिट्टी से मृदा से क्या करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं और पौधों को पोषक पदार्थों को प्रदान करते हैं। तो पौधों को पोषक पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है और कवकों को भोजन भी पौधों से प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कवक जीवाणुओं के साथ मिलकर प्राकृतिक अपमार्जक का कार्य करते हैं, पर्यावरण के संतुलन में सहायक यानी कार्य करके पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं। आपको कई बार बताया है कि जो जीवाणु और कवक हैं इन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है, अपघटक की श्रेणी में रखा गया है। यानी पृथ्वी पर उपस्थित अनेक प्रकार के सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके ये उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सफाई हो जाती है। इसलिए इनको पृथ्वी का प्राकृतिक अपमार्जक या सफाई कर्मी स्वीपर भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के सड़े गले जीव जंतु, अनेक प्रकार के सड़े गले पत्ते पत्तियां, पेड़ पौधे के तने, शाखाएं और अनेक प्रकार के मृत जीवों के शरीर अवशेष आदि को ये जीवाणु और कवक जो हैं अपना भोजन बनाते हैं, जिसके कारण वो अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, मृत शरीर जो हैं पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी की सफाई हो जाती है, जिससे पृथ्वी पे संतुलन बना रहता है। अगर ये अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, मृत अवशेष शरीर पृथ्वी पर डेड बॉडी पड़ी रहे तो क्या होगा, पृथ्वी पर एक भयावह स्थिति हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, साथ में जो है अनेक प्रकार की गंदगी उपस्थित हो जाएगी, जिससे क्या होगी, बीमारियां बढ़ेंगी। तो इन सभी के बीच में जो है संतुलन बनाने का काम कवक और जीवाणु करते हैं
क्योंकि उन अवशेषों को भक्षण कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से सफाई होती रहती है और पर्यावरण और पृथ्वी दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कवकों का आर्थिक महत्व समाप्त होता है। इसके पहले भी कवकों का आर्थिक महत्व में लाभदायक क्रियाओं के बारे में ही कुछ पॉइंट्स किए गए थे और उसी क्रम में आज का वीडियो भी लाभदायक क्रियाओं में ही है। तो आप दोनों ही वीडियो के पास में एक ही जगह लिखना और अच्छे से लर्न करना।